मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह ने विवादित बयान देते हुए कहा कि पिछले 15 साल से बीजेपी ने जिन अपराधियों को बम और ग्रेनेड बनाने की ट्रेनिंग दी थी, वो अब आपस में ही लड़ रहे हैं। गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि मंदसौर में हुए प्रहलाद बंदवार हत्याकांड में बीजेपी के लोगों की ही साजिश है। गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि 15 साल से अपराधियों को बीजेपी ने पाल रखा है और इन लोगों को बीजेपी ने ही ट्रेनिंग दी थी। जो व्यवस्था 15 वर्ष में बीजेपी ने ट्रेनिंग देके पनपाई थी, आतंकवादी गुंडे हिस्ट्री शीटरों को ट्रेनिंग देते थे बम बनाने की, पकड़ी भी गई, प्रज्ञा ठाकुर पकड़ी भी गई थी। तो जो ट्रेनिंग दी थी वो अपराधी अब आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मारने का काम कर रहे हैं। अभी जो जानकारी मिली है उसके तहत भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही हत्या में साजिश है। और मनोज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, जिस तरह से बैरागी का रिकॉर्ड देखा जाए आपराधिक, उस पे कई मामले दर्ज रहे हैं, तो इसके चलते वो बीजेपी का सदस्य भी है और उसने बीजेपी के नेता की हत्या भी की है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चीज का फायदा उठा रही है और इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। नगर पालिका अध्यक्ष मंदसौर की जब हत्या हुई थी और गोली मारी गई थी, उसके बाद फौरन ही बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर पहुंच गए थे और एक आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। जाहिर तौर पर ये मौका मिला है क्योंकि जब बीजेपी नेता की हत्या एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने की तो कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका मिला है और कांग्रेस इसी वजह से इस मुद्दे को अब लगातार अपनी तरफ से हवा दे रही है और कह रही है कि देखिए किस तरह से बीजेपी के राज में 15 साल में किस तरह से जो इस तरह के तत्व हैं जो कि अपने ही नेता की हत्या कर देते हैं वो फले फूले हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद में एक टायर के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन कुछ ही देर में आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। टायर गोदाम में लगी आग इतनी भीषण थी कि इलाके में दूर दूर तक धुआं नजर आया, जबकि आसमान में काला धुआं छा गया। कुछ देर बाद दमकल की टीम वहां पहुंच गई और दमकल कर्मी गोदाम में लगी आग को बुझाने की कोशिश में जुट गए। इस बीच इलाके के लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। शिकायत लगातार पिछली काफी दिनों से एसडीएम साहब को की गई है, विभिन्न विभागों में भी की गई है, मगर अवैध तरह के टायर गोदाम में इन पर कोई कार्रवाई आज तक प्रशासन ने नहीं की है। काफी देर की मशक्कत के बाद टायर गोदाम में लगी आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि आग से किसी की जान नहीं गई। कोलकाता में हुई विपक्ष की रैली पर उमा भारती ने तंज कसा। यूपी के झांसी में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कोलकाता में हुई विपक्ष की रैली को हताश और निराश लोगों का गठबंधन करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में 140 करोड़ की लागत से बने भारतीय सिनेमा के पहले राष्ट्रीय म्यूजियम का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिल्ली जाने वाले विमान के रद्द होने के बाद यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के हरदोई में पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किए गए। दिल्ली के रोहिणी इलाके में चोरों ने गहनों के एक शोरूम से करीब 6 करोड़ के गहने और कैश में रखे लाखों रुपयों पर हाथ साफ कर लिया। यूपी के हरदोई में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध रूप से चल रही हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने यहां से कुछ बनी हुई बंदूक और बंदूक बनाने का सामान भी बरामद किया है। इसके साथ ही इस फैक्ट्री में बने हथियारों की सप्लाई करने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को फैक्ट्री से भारी मात्रा में कारतूस मिले हैं। पुलिस के मुताबिक लोकसभा चुनावों से पहले ये लोग हथियारों की बड़ी खेप तैयार कर रहे थे, जिसे अपराधियों तक पहुंचाया जाना था। थाना अतरौली पुलिस के द्वारा 2 व्यक्तियों को महादेव घाट से गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण, निर्मित अवैध जो है 12 तमंचे और 6 कारतूस बरामद हुआ है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये अभियान चल रहा है जिले में कि जो अवैध शस्त्र फैक्ट्रियां हैं या अवैध शस्त्र के सप्लायर हैं, इनको जो है पकड़ करके बंद किया जाए आर्म्स एक्ट में। उसी अभियान में जो है अब पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अहमदाबाद में स्काईरिम इनोवेशन नाम की एक कंपनी ने शिक्षकों की मदद और बच्चों को पढ़ाने के लिए अंतरा नाम का एक रोबोट लॉन्च किया। कंपनी का दावा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की मकसद से इसे तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही बच्चों के बीच पहुंचाने के लिए कई स्कूल से बात की जाएगी।
इससे पहले कंपनी ने रोबोट को लोगों के सामने पेश किया। इस दौरान रोबोट ने लोगों का हाथ हिलाकर और हाथ जोड़कर स्वागत किया। इतना ही नहीं, रोबोट ने वहां मौजूद लोगों से हाथ मिलाकर उनसे अपनी पहचान बांटी। लोगों से हाथ मिलाने के बाद रोबोट ने दोनों हाथ को ऊपर नीचे और कंधों को सीध में ले जाकर बच्चों को स्कूल में कराए जाने वाले व्यायाम करके दिखाए। इस बीच कंपनी ने रोबोट की बाकी खासियत भी लोगों के साथ शेयर की। ये ऑटोमेटिकली अटेंडेंस ले सकता है बच्चों की, उसके लिए टीचर्स की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। इस रोबोट ने गर्दन को ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाकर भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अंपायर के गलत फैसलों का शिकार तो खिलाड़ी अक्सर होते हैं, लेकिन इस बार मामला अंपायर से गिनती में हुई चूक का। ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही बिग बैश लीग के एक मैच के दौरान एक ओवर में 7 गेंदें फेंकी गई। ये घटना सिडनी सिक्सर्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच हुए मुकाबले के दौरान घटी, जब अंपायर की गलती की वजह से माइकल क्लिंगर को अपना विकेट गंवाना पड़ा। ऐसा तब हुआ जब पारी का दूसरा ओवर चल रहा था, लेकिन अंपायर से गेंदें गिनने में गलती हो गई। 6 गेंदें फेंकी जा चुकी थी, लेकिन अंपायर ने ओवर खत्म होने की घोषणा नहीं की और गेंदबाज से 7वीं गेंद फेंकवा दी। क्रिकेट में एक ओवर केवल 6 गेंदों का ही होता है, लेकिन इस ओवर में 7वीं गेंद फेंकी गई और इसी 7वीं गेंद पर माइकल क्लिंगर फील्डर को कैच दे बैठे। क्रिकेट के मैदान में ऐसा पहले भी हुआ है, जब अंपायर की गलती की वजह से 7 गेंदों का ओवर फेंका गया हो, लेकिन 7वीं गेंद पर खिलाड़ी के आउट होने का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। शनिवार को कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली में पूरा विपक्ष पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ लामबंद दिखाई दिया। अपने मंच पर तकरीबन देश के सभी विपक्षी पार्टियों के एकजुट होने से गदगद ममता बनर्जी ने रैली में बीजेपी हटाओ संविधान बचाओ का नारा देते हुए पीएम मोदी पर जमकर हमला भी किया। खास बात ये रही कि इस मंच पर कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और अभिषेक मनु सिंघवी ने शिरकत की। इसके अलावा इस रैली में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के अलावा बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने रैली में मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार के जाने का वक्त आ गया है। उन्होंने इस दौरान विपक्ष के एक साथ आने पर तारीफ की और कहा कि मंच पर पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है। Politics, in politics there is a Lakshman Rekha. You don't accept the Lakshman Rekha. आप तो सोनिया जी को भी नहीं छोड़ा, आप तो लालू जी को भी नहीं छोड़ा, आप अखिलेश को भी नहीं छोड़ा, आप मायावती जी को भी नहीं छोड़ा, आप मेरे को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। सब आपको क्यों छोड़ेंगे? सब आपको क्यों छोड़ेंगे? जब आपका साथ है तो ठीक है, और आपका साथ नहीं है तो सब चोर है। आपका साथ आता है तो सब वफादार है, और आपका साथ नहीं है तो सब बदमाश है। सब जो भी मर्जी आप कहते हैं, विनाश काले बुद्धिनाश। यूपी में गठबंधन के बाद पहली बार एसपी और बीएसपी भी ममता बनर्जी के मंच पर एक साथ दिखाई दिए। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ममता बनर्जी की रैली में शामिल होने के लिए खुद कोलकाता पहुंचे, तो मायावती की तरफ से उनके करीबी सतीश मिश्रा ने हाजिरी लगाई और बंगाल से सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। अभी बंगाल, बिहार, झारखंड, अगर तमिलनाडु 0 कर सकता है बीजेपी को, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी भी है भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुले। और फिर हर बात पे निराश किया, जो बोलते थे कि सबका साथ सबका विकास होगा। उन्होंने समाज में जहर घोलने का काम किया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, हम लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन बीजेपी के लोग काम पर वोट नहीं मांगते। वो न जाने क्या साजिश करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, आपके साथी को तोड़ लेंगे और उससे जाकर के संदेश देने का काम करेंगे। वह श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, तभी से यह सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह से असफल हुई है। इन्होंने सरकार बनाने के लिए तो अनेकों झूठे वादे करके इस देश की भोली भाली जनता को लुभाने का काम किया, सपने दिखाने का काम किया, और ये दिखाकर, झूठे सपने दिखाकर उनका वोट लेकर सरकार बनाने का काम भी किया।
ममता बनर्जी के मंच पर विपक्ष की राजनीति के 4 युवा चेहरे भी नजर आए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी के साथ साथ गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवाड़ी ने भी मोदी पर हमला किया। आप लोग कहते हैं ना बंगाल में कि लड़बो कड़बो जीतबो रे, बिहारी में अगर कहे तो लड़े के बा, करे के बा और जीते के बा। इसलिए सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। अभी हमारे चौकीदार जी की बात चल रही थी। चौकीदार जी भले ही चौकीदारी कैसे भी करें, लेकिन ये एक बात समझ लें कि आप भले ही चौकीदार हो, लेकिन देश की जनता थानेदार है। अगर गलती करोगे, चौकीदारी में अगर गलती आपने जो की है, तो थानेदार जो है आपको सजा देने का काम करेगा, आपको बख्शने का काम नहीं करेगा। और ममता जी को बधाई देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ कि आज आपने साबित कर दिया, आज आपने वो कर दिखाया जो बहुत कठिन था, बहुत दुर्लभ था। और आपके आशीर्वाद से हम लोग एक हैं, इस मंच पे इकट्ठा हुए हैं, एक आवाज में, एक स्वर में बोल रहे हैं। मैंने सुना था हार्दिक भाई ने बोला ना, नारा दिया, चोरों से निपटाना है, चोरों से छुटकारा दिलाना है। इस देश के लिए हम लोगों ने तय कर लिया है, अच्छे दिन लाने हैं तो मोदी जी को भगाना है। यह जन सैलाब एक नई क्रांति के साथ इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए आज एकजुट हुआ है। आपकी धरती से सुभाष बाबू का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज इस जन सैलाब से मुझे लगता है कि सुभाष बाबू लड़े थे गोरों से, हम सबको साथ मिलकर लड़ना है चोरों से, तब जाके मुझे लगता है इस देश को हम बचा पाएंगे। पिछले 4.5 सालों के दौरान हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, मिडिल क्लास, सारे समुदाय के लोगों का जो एक्सप्लोटेशन हुआ है, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन से, क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं। और इस परिस्थिति में सारे लड़ने वाले लोग, सारे आंदोलनकारी, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों का एक मंच पर आना और 2019 के चुनाव में आरएसएस और भाजपा को बेदखल करना, ये बहुत ही वाइटल टास्क है। दिल्ली में भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच 36 का आंकड़ा हो, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कोलकाता में कांग्रेस नेता और अरविंद केजरीवाल एक ही मंच पर दिखाई दिए और दोनों ही पार्टियों के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ही थे। मैं यही कहूंगा, जमहूरियत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, सेक्युलर उसूलों को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ना चाहिए। और ये तो कठिन काम तो नहीं है, फिर भी मैं ये कहूंगा, मंजिल बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है, फिर भी हमें पहुंचना है। दिल मिले या न मिले, कम से कम हाथ मिलाते चलो। आज इसका समय आ गया है, इसका प्रादुर्भाव हो गया है और इस महाप्रयत्न के लिए मैं ममता बनर्जी को, उनके जोश को, उनकी ऊर्जा को, उनके दम को हार्दिक बधाई देता हूं। इस इंद्रधनुष की नियत एक है, नीति एक है, एक नया भारत बनाएंगे, भाजपा को भगाएंगे। आज की पुकार बड़ी स्पष्ट है, जनता की यही पुकार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। वो इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों, कुछ भी करो, 2019 में इनकी जोड़ी को दोबारा सत्ता में मत आने देना। मुझे कई लोग पूछते हैं, अगर मोदी नहीं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मैं उनको कहना चाहता हूं, 2019 का चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। 2019 का चुनाव
मोदी और अमित शाह को भगाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने दादर और नागर हवेली के सिलवासा में ममता की रैली में जुटे विपक्ष के नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोलकाता में दल बनाकर अपने आप को बचाने का जुगाड़ कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से विपक्ष के नेता परेशान हो गए हैं, लेकिन ये गठबंधन उनके खिलाफ नहीं बल्कि देश की जनता के खिलाफ है। कि सत्ता के गलियारों में घूमने वाले बिचौलियों को मोदी ने बाहर क्यों निकाल दिया? इन्हें गुस्सा आ रहा है कि मोदी गरीबों का अधिकार छीनने वाले, उनके राशन, उनकी पेंशन, उनको मिलने वाले हक, इसके हड़पने वाले बिचौलिए दलालों को बाहर क्यों कर रहा है? और अपने इसी गुस्से की वजह से अब ये लोग एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालत ये है कि जो पहले कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे, वो भी एक मंच पर आ गए हैं। साथियों, ये महागठबंधन सिर्फ मोदी के खिलाफ ही नहीं, ये देश की जनता के भी खिलाफ है। अभी तो ये पूरी तरह साथ आए भी नहीं, लेकिन हिस्सेदारी पर कैसे मोलभाव चल रहे हैं, लेखा जोखा चल रहा है, लेन देन चल रही है। ये भी देश का नौजवान, देश का किसान, देश की महिलाएं, पहली बार वोट डालने वाला हमारे देश का युवा इन बातों को बहुत बारीकी से देख रहा है और इन लोगों की आंख में कोई धूल झोंक नहीं पाएगा। साथियों, इन लोगों की दुनिया मोदी से नफरत से शुरू होती है और मोदी को गालियां देकर के समाप्त हो जाती है। ये लड़ाई विकास और भ्रष्टाचार के बीच की है। ये लड़ाई जनता और महागठबंधन के बीच की है। भाइयों और बहनों, सकारात्मक सोच के साथ सही प्रयास ही नए भारत के निर्माण का रास्ता है। इसी रास्ते पर हम सभी को, देश के जन जन को तेज गति से चलना है। ये पॉजिटिविटी नए वर्ष में हमारे मन मस्तिष्क में, देश के कोने कोने में बन रही है। इसी कामना के साथ, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के निर्णय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं, मैं सुबह से चल पड़ा हूं। भारत की सेना को मेक इन इंडिया का लाभ मिले, भारत की सेना के पास मजबूत टैंक देश से बनी हुई हो, कभी सुबह जाकर के उनकी चिंता करता हूं देश की सेना की ताकत बढ़ाने के लिए, तो आज अभी दीव दमन में आकर के यहाँ की जन सुरक्षा के लिए, यहाँ की युवा पीढ़ी को मेडिकल कॉलेज मिले, इसके लिए काम कर रहा हूं। भाइयों बहनों, कलकत्ते में लोग मिलकर के दल बचाने का जुगाड़ कर रहे हैं और मैं आपके बीच आकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से लगा हुआ हूं। ये फर्क साफ है दोस्तों, ये फर्क साफ है। वो खुद को बचाने के लिए सहारा ढूंढ रहे हैं, मैं देश को आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ, सबका विकास लेकर के चल पड़ा हूं। बीजेपी ने ममता बनर्जी की रैली में जुटे विपक्ष के नेताओं पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने रैली में जुटे विपक्ष के नेताओं के मोर्चे को स्वार्थ का गठबंधन बताया। बीजेपी ने दावा किया कि विपक्ष के सभी नेता पीएम बनना चाहते हैं, लेकिन अब तक अपना नेता तय नहीं कर सके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने दावा किया कि देश की जनता पीएम मोदी के साथ है और पीएम मोदी फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।
ये मंच स्वार्थ का मंच है। कहीं ना कहीं इस मंच पर गूढ़ता के साथ आपसी नफरत भी रहा है। इस मंच पर व्यक्तियों का महत्वाकांक्षा भी रहा है। ये मंच विरोधाभास का है। इट्स अ स्टेज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। हम बार बार ये कह रहे हैं कि भाई इस 55-50 चेहरे जो वहां दिख रहे हैं और जो एक दूसरे को विभिन्न स्थानों पर देखना नहीं चाहते हैं, इनका नेता कौन है? विपक्ष की एकजुटता की रैली में वैसे तो यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी जैसे कई पूर्व दिग्गज नेता भी पहुंचे, लेकिन सुर्खियों में रहे बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। रैली में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ही अंदाज में अपनी ही पार्टी पर तीखे हमले किए और साथ ही कहा कि सच के लिए उन्हें बागी कहलाने में कोई बुराई नहीं लगती। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों बोलते हैं? आप बगावत क्यों करते हैं? क्या आप बागी हैं? तो मैं कहना चाहता हूं फिर से कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। HAL वो कंपनी हिंदुस्तान की अपनी कंपनी है, उसको नहीं दिया गया और एक नए कंपनी को जो 10-12 दिन पहले लगा था, जिसके बाद 10-12 लाख की पूंजी थे कंपनी में, उसको हवाई जहाज का, जिसने साइकिल का चक्का नहीं बनाया था, उसको कैसे दे दिया? यही सवाल है। ये 3 सवाल पे आप गौर करें, 3 सवाल का जवाब दे दें और जब तक जवाब नहीं देंगे, जब तक बिहार की भाषा में आप छतराई करेंगे, जब तक आप बोलते जाएंगे, छुपाते जाएंगे, कारपेट डालते जाएंगे, तब तक आप सुनते जाएंगे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। शत्रुघ्न सिन्हा की ममता की रैली में शामिल होने पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी के मुताबिक कुछ लोगों की इच्छाएं बहुत बड़ी हैं। ऐसे लोगों पर पार्टी ने संज्ञान ले लिया है और जल्द ही उन्हें लेकर पार्टी कोई फैसला करेगी। कुछ लोग राजनीति में होते हैं जिनको लोकसभा की सदस्यता और उसके फैसिलिटीज और उसकी गरिमा और उसकी कुर्सी और उस लोकसभा के सदन में बैठने का चाहत बना रहता है, लेकिन इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो शायद इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कलकत्ता के मंच पर हमारे मित्र, हमारे सीनियर पहुंच गए हैं, लेकिन शायद जिस प्रकार से उनकी गतिविधि है, मुझे नहीं लगता है कि अब तो पार्टी संज्ञान ले चुकी है और मैं समझता हूं कि पार्टी निश्चित रूप से इस पर कदम उठाएगी। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का बयान। दिल्ली में प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को गैस का चैम्बर बताया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर पर्यावरण की रक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट के कहने का कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर अब कोई कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में रविदास मार्ग पर स्कूल से लौटते वक्त मिनी ट्रक की टक्कर से एक 8 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि 14 साल की दूसरी बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रयागराज में चल रहे कुंभ के दौरान कल्पवास कैंप में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हमें 3 राड मिले हमको, उसी के मतलब लगाने से हुआ है। जो तार गर्म हो गया है, फाल्ट कर दिया है, उससे आग लगी है। हरियाणा के रोहतक में पीजीआई परिसर में एक लावारिस नवजात बच्ची के मिलने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार की राजधानी पटना में सरकारी जमीन का कब्जा लेने गए पुलिसकर्मी और एसएसबी के जवानों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। ये सुरक्षाकर्मी राजीव नगर इलाके में करीब 6 एकड़ की जमीन, सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए गए थे। तभी वहां के लोगों ने सुरक्षा कर्मियों पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने भी गुस्साई भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने सुरक्षा कर्मियों की कई मोटरसाइकिलों में आग लगा दी, जिसके बाद भीड़ पर काबू पाने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ में शामिल एक आदमी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। इस हमले में कई सुरक्षा कर्मियों को चोटें भी आयी। 1 दर्जन जवान घायल हो गया, 2-3 जो गाड़ियाँ थी, बाइक, उसे जला भी दिया गया।
अभी स्थिति नियंत्रण में है। प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, उस गिरफ्तारी होगी, चार्जशीट होगा। तो वहीं जमीन पर कब्जे का विरोध कर रहे लोगों ने प्रशासन पर मुआवजा दिए बगैर कब्जा करने का आरोप लगाया। हम लोग किसान को देने के लिए किसान से सहमति बनाती है कि नहीं हम देंगे, लेकिन हमको पहले पेमेंट हो जाए। काफी देर चले बवाल के बाद सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को वहां से खदेड़ दिया और जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। बिहार की राजधानी पटना में अब अपराधी मुठभेड़ से बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल पटना पुलिस ने गैंग के कुछ लोगों को जब गिरफ्तार किया तो उनके पास से बंदूक, पिस्टल के साथ 7 बुलेट प्रूफ जैकेट भी मिली। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि एनकाउंटर में बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल करते थे। फिलहाल पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर अपराधियों को बुलेट प्रूफ जैकेट कहां से मिली। पटना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि खगौल थाना कांड संख्या 275/18 के नामजद अभियुक्त रूपक कुमार कुछ जो है अपराधियों के साथ एकत्रित हुए हैं और ये लोग मिल करके कुछ जो है आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए प्लान कर रहे हैं। कांड जो है वो दर्ज हुआ है, छापामारी हुई है। इन्वेस्टिगेशन जो है ये अनुसंधान का बिंदु है और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट जो है इन लोगों तक कहां से पहुंची। पुणे के FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एक छात्र पिछले 4 दिनों से लापता है। मनोज कुमार नाम के इस छात्र को प्रोफेसर के साथ बदसलूकी करने के मामले में 19 दिसंबर को सस्पेंड कर दिया गया था। मनोज के लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई है। मनोज कुमार को 24 घंटे के भीतर माफी मांगने को कहा गया था, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया।